डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कानूनी शहादत ऑर्डर पर लेक्चर के सिलसिले का आज 5वां लेक्चर है। मेरी कोशिश ये थी कि जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती प्रोविजंस कोर्ट्स में केसेस में, उनके लिए मतलब एक से ज़्यादा आर्टिकल जो है वो एक एक लेक्चर में किए जाएं, लेकिन ऐसी ज़रूरी डिटेल्स होती हैं कि वो बेशक फ्रीक्वेंटली यूज़ ना हो, लेकिन उनका रह जाना और उनको गो थ्रू ना करना, जिस वक्त भी फिर उनके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े और वो सामने ना आए तो फिर वो डेफिनेटली वो जहन में बात आती है कि ये जो एस्पेक्ट है इसका रह गया। इसलिए इसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स चूँकि थी, तो आज के इस लेक्चर में भी एक ही जो है वो आर्टिकल वो हो सकेगा, और वो है आर्टिकल 5 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984, जो डील करता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज को, जिस कम्युनिकेशन को प्रिविलेज हासिल है। और ये आर्टिकल की लैंग्वेज ये है, नो पर्सन हु इज और हु हैज बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents। आगे इस दोनों में जो है वो एक्सेप्शन है, बेसिकली ये डील करती है इसकी दूसरे पोर्शन से ही, एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स और प्रोसीडिंग्स इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अब इसमें थोड़ा सा इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लें कि प्लेन रीडिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द आर्टिकल से क्या क्या चीजें जो है वो वाजे हो रही हैं। पहली चीज ये है कि कोई भी शख्स हु इज और हु हैज बीन, कोई भी शख्स जो हो या रह चुका हो शादीशुदा, शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन, इसमें कोई कैटेगरी नहीं बयान की गई कि किस तरह की कम्युनिकेशन होगी जिसको डिस्क्लोज करने से वो मना होगा, और कोई इसकी एक्सेप्शन नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि वो कम्युनिकेशन जो है वो डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल किया जा सकेगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम। ये अल्फाज सारे काबिल गौर होते हैं। उनकी मैरिज भी आपस में हो और वो कम्युनिकेशन जो है वो कहा गया है कि मेड टू हिम, प्रोटेक्टेड सिर्फ वो होगी जो एक स्पाउस ने, यानी कि मियां ने बीवी से, हस्बैंड ने वाइफ से, या वाइफ ने हस्बैंड से वो कम्युनिकेट किया होगा फैक्ट या बात, वो प्रोटेक्टेड होगी। अगर हस्बैंड ने वाइफ की मौजूदगी में किसी तीसरे शख्स से की है, या वाइफ ने हस्बैंड की मौजूदगी में किसी तीसरे शख्स से कम्युनिकेशन की है, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगी। इन अल्फाज से ये वाजे हो रहा है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज, और ये मैरिज के दौरान हो, बाय एनी पर्सन टू whom he is और हैज बीन मैरिड, जिसके साथ वो शादीशुदा है या जिसके साथ वो शादीशुदा रह चुका है। ये आ गई बात एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा इसका, नार शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, और ऐसी ही कम्युनिकेशन जिसका पहले जिक्र आया, उसको एक स्पाउस को दूसरे शख्स स्पाउस के साथ की गई ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने की इजाजत भी नहीं होगी, तावक्ते के अनलेस द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, वो शख्स जिसने वो कम्युनिकेशन की थी वो, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी कि
मफाद में नुमाइंदा या सक्सेसर या वारिस कंसेंट्स, यानी कि वो इसकी इजाजत दे देता है कि हाँ जी ये कम्युनिकेशन जो मैंने की है, या अगर उसका कंसेंट देने वाला कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है तो वो कहे जो जिससे मैं ड्राइव कर रहा हूं इंटरेस्ट, वो उसने जो कम्युनिकेशन की है मैं इजाजत देता हूं कि ये कम्युनिकेशन जो है ये इस शख्स को डिस्क्लोज करने की इजाजत दे दी जाए। इसकी एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स और प्रोसीडिंग्स इन विच one married person is prosecuted for any crime committed by another। ये सारी ऊपर वाली जो बयान की गई प्रोटेक्शंस हैं वो ये अवेलेबल नहीं होंगी उस प्रोसीडिंग के दौरान जो उन्हीं स्पाउसेस के दरमियान, हस्बैंड और एंड वाइफ के दरमियान जो है वो सिविल प्रोसीडिंग हो रही है, या हस्बैंड और वाइफ में से एक दूसरे को किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए प्रोसिक्यूट कर रहा है, तो फिर ये कोई प्रिविलेज हासिल नहीं होगी। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल ये कि देखना होगा कि इसके दो हिस्से हैं। पहला वो वाला जिसमें कहा गया है कि नो पर्सन हु इज और हु हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन। इससे ये वाजे हो रहा है पहले हिस्से से कि हो सकता है कि किसी शख्स की ख्वाहिश ना हो कोई कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने की, उसकी ख्वाहिश मौजूद नहीं है इसलिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। दूसरे पोर्शन में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हैं नार शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज, यानी कि अगरचे उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं ये कम्युनिकेशन जो हमारे दरमियान हुई है उसको डिस्क्लोज कर दूं, लेकिन उसको इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो डिस्क्लोज करे। पहली शक्ल में जिसमें कंपल्शन है कि कंपेल नहीं किया जाएगा, उसमें सेव किया गया है उस शख्स को जिसके साथ कम्युनिकेट की गई बात और वो आगे कम्युनिकेट कर सकता है, उसने सुनी थी अपने स्पाउस से, तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। दूसरी शक्ल में जिसका इंटरेस्ट सेव किया जा रहा है स्पाउसेस में से, वो शख्स है जिसने कम्युनिकेशन कर दी थी और दूसरा शख्स जो है वो उसका बताने में कोई हरज नहीं है उसको, या मे भी उसको बेनिफिट होता हो, लेकिन वो उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। अब देखते हैं जी ड्यूरेशन, कि किस ड्यूरेशन के दौरान की गई कम्युनिकेशन जो है वो प्रिविलेज या प्रोटेक्टेड है। इसमें दो तीन प्रैक्टिकल सूरत हालात हो सकती है। अक्सर एंगेजमेंट हो जाती है शादी से पहले और बड़ी बड़ी लंबी भी बात का चलती है, बात का चट मंगनी पट ब्याह होता है, लेकिन वो लम्हात या टाइम का वो दौरानिया जब एंगेजमेंट हुई है और शादी अभी नहीं हुई, मैरिज अभी सालमनाइज नहीं हुई, उस दौरान अगर कोई कम्युनिकेशन हुई है जो लेटर ऑन जिन्होंने स्पाउस बनना था मैरिज की शक्ल में या बन गए, तो वो एंगेजमेंट के दौरान में की गई जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरी बात, जब मैरिज डिसॉल्व हो गई, मैरिज डिसॉल्व होने के बाद की गई कोई कम्युनिकेशन आपस में जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। एक तीसरी शक्ल भी हो सकती है, इधर तो हो सकती है पाकिस्तान में, तो हमारे मोहम्मदन लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके मुताबिक अगर मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाती है या तंसीख निकाह हो जाता है और कुछ अरसा गुजरने के बाद वो फिर दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो वो दोबारा निकाह जो है वो सालमनाइज कर सकते हैं और शादी दोबारा कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि एक शख्स ब्रदर हस्बैंड एंड वाइफ है, उनमें अलहदगी हो जाती है, 3 साल बाद फिर वो दोबारा शादी कर लेते हैं आपस में। अब पहले वाली शादी और दूसरी वाली शादी के दरमियान जो 3 साल का अरसा है जब वो मैरिड नहीं थे एक दूसरे के साथ, उस दौरान अगर कोई कम्युनिकेशन उनके दरमियान में होती है तो वो कम्युनिकेशन भी जो ड्यूरिंग मैरिज चूंकि वो नहीं हुई, इसलिए वो 3 साल के दरमियान में होने वाली भी कोई कम्युनिकेशन जो है वो प्रिविलेज्ड या प्रोटेक्टेड नहीं होगी। अब ये तो हो गया कि जब कम्युनिकेशन टुक प्लेस, वो
जिस दौरानिए में हुई वो प्रोटेक्टेड है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो जिस कम्युनिकेशन को प्रिविलेज हासिल है वो प्रिविलेज कब तक हासिल होगी? तो ऐसी कम्युनिकेशन जो ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज हुई है उसको फॉर ऑल टाइम्स टू कम प्रिविलेज हासिल होगी। ये जो प्रिविलेज और प्रोटेक्शन ऊपर बताई गई है ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम यानी हमेशा के लिए वो प्रिविलेज हासिल होगी और वो कभी भी डिस्क्लोज करने की इजाजत नहीं होगी, स्वाय उन एक्सेप्शंस के जो जिनका जिक्र आया। अब इसकी लैंग्वेज और लेटर ऑन अदालतों के जो इसकी इंटरप्रिटेशन में फैसले आए हैं उससे एक और बात, एक और एंगल इसको समझने का वो ये है कि ये प्रोटेक्शन जो है या प्रिविलेज जो है ये अफराद को है, इंडिविजुअल्स को या पर्सन्स को हासिल है। जो कम्युनिकेशन है इटसेल्फ, जो बातचीत आपस में हुई है उसको प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। प्रोटेक्शन ये है कि उन दोनों को, स्पाउसेस को एक दूसरे के खिलाफ कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा और ना ऐसी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है उसको किसी भी हवाले से प्रोटेक्शन हासिल नहीं है और ये कम्युनिकेशन किसी दूसरे सोर्स से साबित की जा सकती है। यानी कि कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ अफराद प्रोटेक्टेड है। इसकी मिसाल हो सकती है कि एक कपल, मैरिड मैन एंड वुमेन, वो कोई कम्युनिकेशन करते हैं आपस में जो लेटर ऑन इस इशू में आती है किसी जगह पे कोर्ट में कि क्या ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है कि नहीं है, और कोर्ट इसको होल्ड कर देती है कि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ना परमिट हो सकती है ना किसी को कंपेल किया जा सकता है ये कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने से इन दोनों स्पाउसेस में से। लेकिन एक शख्स मौजूद है जिसने ओवरहियर की थी वही सारी कम्युनिकेशन, उसने इत्तफाकन या प्लानिंग से वो सुन ली थी, तो उस शख्स के जरिए जो ओवरहियर है उसके जरिए ये कम्युनिकेशन प्रूव करने का बार नहीं होगा, ये प्रोटेक्शन इस कम्युनिकेशन को ये हासिल नहीं होगी कि किसी ओवरहियर या दूसरे जरिए से भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। ये ऐसी एक सूरत हाल एक केस में आई थी जिसमें इस तरह के ओवरहियर की जरिए प्रिविलेज कम्युनिकेशन को, प्रिविलेज जो उन स्पाउसेस को हासिल थी उस वाली कम्युनिकेशन को ओवरहियर के जरिए प्रूव करने की इजाजत दी गई थी। ये AIR 1971 मद्रास पेज 194 पे ये केस रिपोर्ट हुआ। अब दूसरी जो है इसमें नेक्स्ट जो इसमें है कि वो है जी कंसेंट का जिक्र है कि अगर परमिशन का जहां पे आके उसको परमिट नहीं किया जाएगा डिस्क्लोज करने के लिए, ता वक्त कि दूसरी पार्टी या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको कंसेंट ना कर दे कि हाँ जी इसको मैं एक कंसेंट देता हूं कि ये डिस्क्लोज कर ले। उस कंसेंट के बारे में जो कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये जो आर्टिकल है ये जिस सख्त और स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन को लेवी कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसके मुताबिक ये जो कंसेंट है ये एक्सप्रेस कंसेंट होगी, यानी ये अल्फाज ओरल हों या रिटन हों, वो अल्फाज ये जाहिर कर रहे हों कि वाज़े तौर पे ये कंसेंट देने के लिए ही अल्फाज बोले जा रहे हैं और एक्सप्रेस किया जा रहा है, वाज़े किया जा रहा है कि जी हाँ इजाजत है ये डिस्क्लोज कर ली जाए। जिस शख्स को प्रोटेक्शन हासिल है वो उसको हमारी तरफ से इजाजत है कि ये कर ले। ये इंप्लाइड नहीं होगी या ये नहीं कहा जा सकेगा कि ये एक फलां फिक्रा या सेंटेंस बोला है इसने, जिसमें अगर जरा गौर से देखें बिटवीन दी लाइन तो इंप्लाइडली इसमें कंसेंट शामिल है, अशारतन इसमें कंसेंट शामिल है। ऐसी कंसेंट को कंसेंट नहीं तस्लीम किया गया और कहा कि ये जो कंसेंट है ये एक्सप्रेस होगी।
اب ایک ڈیلیکیٹ ڈفرینس جو ضروری ہے اس ساری پروٹیکشن کو سمجھنے کے لیے، آرٹیکل 5 کی امپورٹ اور اسکوپ کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس میں صرف کمیونیکیشن پروٹیکٹ کی گئی ہے یا اس کو پریویلیج دی گئی ہے، ایکٹ اور کنڈکٹ کو کوئی پریویلیج یا پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ مطلب کہ ایک بات جو اسپاؤس نے اپنے دوسرے اسپاؤس سے کی ہے، جو بات کی ہے، اور کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیٹ کی ہے اور اسے کی ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک اسپاؤس اگر دوسرے کی موجودگی میں کسی تیسرے شخص سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ اس طرح اس میں ایکٹ اور کنڈکٹ بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ اگر ایک اسپاؤس کی موجودگی میں دوسرے نے کوئی ایکٹ کیا ہے یا اس کا کوئی کنڈکٹ سامنے آیا ہے تو اس کو یہ نہیں پروٹیکشن کلیم کی جا سکے گی کہ کیونکہ یہ میری وہ والی ایکٹ ہے جو اس دوران میں نے کی یا مجھے منسوب کی جا رہی ہے، جو جب میرج ٹائی یا شادی کا بندھن اس شخص کے ساتھ موجود تھا جو اس کو ڈسکلوز کرنا چاہ رہا ہے، وہ پروٹیکشن کلیم نہیں ہوگی۔ یہ ایک کیس رپورٹ ہوا AIR 1954 سپریم کورٹ پیج 140 انڈین جورسڈکشن کا ظاہر ہے یہ کیس ہے۔ اس میں کنڈکٹ خاوند کا سامنے آیا، بیوی نے یہ ایویڈنس دی کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ ارلی ان دی مارننگ صبح سویرے چھت سے اترا ہے اور بھوسا کوٹڑی یعنی چارے والے کمرے میں گیا ہے اور ادھر سے یہ تھوڑی دیر بعد نکلا ہے۔ اس نے آ کے اپنے ڈریس جو ہے وہ باتھ لی ہے، ڈریس چینج کی ہے اور سو گیا ہے۔ تو اس نے پروٹیکشن سیکھ کی ہسبینڈ نے کہ یہ پریویلیج معاملہ، اس کو نہیں کیا جا سکتا کورٹ میں پیش۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ کنڈکٹ یا ایکٹ ہے، یہ کمیونیکیشن ہے۔ اگر ہسبینڈ نے یہ بات خود اس کو بتائی ہوتی کہ جی میں ابھی گیا تھا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا ہوں، نہا کے سو گیا ہوں، یا اس سے آگے بھی کچھ بتایا ہوتا، تو وہ تو کمیونیکیشن ہوتی اور وہ پریویلیج ہوتی۔ لیکن یہ ایکٹ اور کنڈکٹ ہے، اس لیے یہ اس آرٹیکل کے تحت پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ اب اس کی ایکسیپشن کے بارے میں ہے کہ ایکسیپشن میں اگر انہی میاں بیوی ہسبینڈ وائف کے درمیان جن میں پہلے محبت تھی اور اب جنگ ہے تو وہ ان کے درمیان میں آپس میں سول پروسیڈنگز ہو یا کرمنل پروسیڈنگ ہو، کیونکہ وہ ان کے آپس میں اب وہ معاملات ہیں، پھر ان دونوں کے درمیان میں میرج کے درمیان میں بھی جو کچھ بھی کمیونیکیٹ ہوا ہوگا وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہوگا۔ تو اس میں میرے خیال میں انہوں نے وہی لیا ہوا ہے، انالوجی لیا اس سے، وہ جو ان کا مشہور ہے وہ سینٹینس ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ جب لو تھا تب بھی سب کچھ فیئر تھا، اب وار شروع ہوگی تو پھر بھی کوئی پروٹیکشن کسی کمیونیکیشن کو حاصل نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی سول پروسیڈنگ ہو رہی ہے یا ایک اسپاؤس جو ہے وہ دوسرے کو پراسیکیوٹ کر رہا ہے کسی کرمنل پروسیڈنگ میں۔ تو ڈیئر ویورز، آج آرٹیکل 5 قانون شہادت آرڈر کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، یا جو ہے وہ ایک دفعہ ہمارا علم جو ہے جو پہلے سے ہم دیکھ چکے ہیں وہ ریفریش ہوا ہوگا یا تازہ ہوا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔